गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? सर्दी से बचे हुए होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक कर रहे होंगे, यही मेरी भगवान से दुआ है। और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई करते रहें, अपने लेसन्स को दोहराते रहें। और जो लेसन आपको दिया जाता है उस लेसन के बारे में आप लोग अच्छी तरह पढ़ के तैयारी करें। आप नोट्स भी बना सकते हो। अभी आपको कॉलेज में नहीं आना है, इसलिए आप लोग घर बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हो। जब तक कोरोना चल रहा है तब तक हमें कुछ न कुछ आपस में समझौता करना पड़ेगा और पढ़ाई के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। आज हम लोग 18th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और 18th चैप्टर में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों चीज़ दी हुई है आपकी। उनको हमें देखना है कि ये किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था, ट्रांसपोर्टेशन किसी भी इंडस्ट्री के लिए या किसी भी कार्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग एजुकेशन में के बजाय किसी दूसरे कार्य में करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। और इन सब कार्यों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही महत्व है। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, मीनिंग क्या है ट्रांसपोर्टेशन की? विभिन्न यंत्रों और संगठनों के माध्यम से मनुष्य और उपयोगी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की व्यवस्था को हम लोग परिवहन कहते हैं। परिवहन देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण खंड है। ये इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो कि अर्थव्यवस्था को हमारे बनाए रखता है। परिवहन एक संगठित, समन्वित और पोषणीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की विविधता को एकत्रित करने एवं दूरस्थ प्रदेशों को आपस में मिलाने में, जोड़ने में यह एक काफ़ी कामयाब यंत्र है जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए। ये किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। परिवहन के कई तत्व होते हैं। अगर इन तत्वों के बारे में हम लोग देखें तो इसके 4 तत्व मेन हैं। वे हैं उद्गम, गंतव्य, मार्ग व वाहक। ये 4 चीज़ें मिलती हैं तब जाके एक परिवहन का निर्माण होता है। उद्गम बिंदु है जहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं। गंतव्य वह बिंदु है जहाँ पर कि हम अपनी यात्रा को ख़त्म करते हैं। और मार्ग वह तल है जहाँ पर हम लोग अपनी यात्रा करते हैं। और वाहक वह चीज़ है जो कि हमें इन स्थानों को पर ले जाने के लिए हमें सहायता करता है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि हमें सहायता करते हैं कि परिवहन को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। इसके अलावा परिवहन के अनेक साधन हैं। तो 3 साधनों को हम लोग 3 चीज़ों को इसमें जोड़ के परिवहन बनाते हैं। सबसे पहले स्थल, दूसरा जल और तीसरा वायु। तो 3 हैं, जल, स्थल एंड वायु, जहाँ पर कि परिवहन अपना काम करता है। अगर स्थल पर देखें तो सड़क, पाइपलाइन, रेलवे वगैरह ये हैं जो कि ज़मीन पर कार्य करते हैं और एक दूसरे को से मिलकर परिवहन को जोड़ते हैं। तो ये पहला हमारा कार्य है और स्थल पर होता है। दूसरा जल के ऊपर होता है। पुराने ज़माने में जल का बहुत महत्व था। जल ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी था। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हम लोग जल का प्रयोग करते थे, जल से परिवहन करते थे। और इसमें अंतरस्थलीय है और सागरीय, महासागरीय परिवहन है। दोनों इसमें एक दूसरे को मिलाते हैं। अगर वायु परिवहन की बात करें तो आज का मॉडर्न युग में वायु परिवहन का बहुत ही अपना स्थान है जो कि इसको लिंक करता है और इसको मिलाता है। और ये बहुत ही फास्ट ट्रैक हमारे पास जो कि परिवहन के उसमें प्रोग्रेस में काफ़ी सहायता करता है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों चीज़ें आ जाती हैं। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी परिवहन करते हैं वायु से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परिवहन करते हैं। परिवहन संचार जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे लिंकेजेज होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो परिवहन दोनों प्रकार के लिंकेजेज में संचार को जोड़ने में हमारी सहायता करता है। हमारी सुबह चाय, दूध, अखबार से शुरू होती है। दिन भर हम सेब, सामान, नाश्ता, साबुन, भोजन, कपड़ों का, फल, किताबों, फर्नीचर, टीवी, कंप्यूटर व सैकड़ों अन्य चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ये सब इन्हीं चीज़ों में शामिल है। अगर स्थल परिवहन को हम लोग परिवहन को हम लोग 1 बाय 1 लें तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्थल परिवहन। स्थल परिवहन क्या होता है और कितने प्रकार से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत में परिवहन के मार्गों में पाथवेज और कच्ची सड़कों का उपयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है।
आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास के साथ साथ भारी मात्रा में वस्तुओं का लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पक्की सड़कों व रेल मार्गों का विकास किया गया है। विशिष्ट सामग्रियों का विशिष्ट परिस्थितियों में परिवहन करने के लिए स्थल परिवहन कुछ और साधनों का विकास भी किया गया है। रज्जू मार्ग जो रोपवेज बोलते हैं, ये आजकल मॉडर्न टाइम में है। केबल मार्ग तथा पाइप लाइनें प्रमुख हैं इसमें, जो कि सड़क मार्ग, रेलवे लाइन और जो रोप लाइन वगैरह है, ये आजकल जो बनाई गई है, ये इसके अंदर प्रमुख हैं, जो अपना कार्य अलग अलग से करती हैं। सड़क परिवहन को हम लोग देखें तो भारत का सड़क व जल विश्व के विशालतम सड़क जालों में एक है। सबसे बड़ा है ये भारत का। इस समय देश में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 59.26 लाख किलोमीटर है, जो कि आपका इसमें एक वो भी दिया गया है, आपको टेबल दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, एक्सप्रेस मार्ग कितने हैं, राज्यों के मार्ग कितने हैं, अन्य सड़कें कितनी हैं, इनको सबको मिला के तो लगभग 59 लाख किलोमीटर के करीब हमारे जो सड़कों की है लंबाई है हो जाती है। सड़कों का महत्व हम लोग देखें तो सड़क परिवहन के लाभ अनेक हैं। सड़क परिवहन रेल, जहाज और वायुयान यात का एक पूरक है, क्योंकि रेल और जहाज केवल सीमित स्थानों पर ही बनाए जा सकते हैं, जबकि सड़कें सभी गांवों, नगरों और बाज़ारों को इन साधनों से जोड़ती हैं। इसमें संपूर्ण परिवहन तंत्र की एक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि हर एक जगह वायु परिवहन को और रेल मार्ग से जोड़ा नहीं जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग सड़क परिवहन को हम लोग गांव-गांव में जोड़ सकते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जोड़ सकते हैं। तो सड़क परिवहन अपना अलग कार्य करता है और इसके बिना संभव नहीं है कि हम वायु परिवहन या रेल परिवहन का इस्तेमाल कर सकें। दुर्गम क्षेत्रों में जहां परिवहन के अन्य साधन नहीं पहुंच जाते, वहाँ केवल सड़कें ही यातायात की सुविधा हमें प्रदान करती हैं। दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ परिवहन के अन्य साधन नहीं पहुँच सकते, वहाँ केवल सड़कें ही यातायात की सुविधा प्रदान करती हैं। कृषि ग्रामीण विकास में सड़कें अपना योगदान देती हैं। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को हम लोग सड़कों के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाते हैं। सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सेनाओं को रसद वगैरह जो पहुंचाई जाती है, जो हमें सेना की सामग्री पहुंचाई जाती है, इसी के द्वारा पहुंचाई जाती है। सूखा, बाढ़ व अन्य संकट के समय जो हमें सहायता प्रदान करनी पड़ती है, ये भी हम लोग सड़कों के द्वारा ही करते हैं। सड़कें छोटे छोटे गाँवों को नगरों से मिलाकर परिवहन का कार्य करती हैं। रेल मार्ग की तुलना में सड़कों का निर्माण सस्ता व आसान है, ये बहुत सस्ता पड़ता है। सड़क यात्रा अधिकतर लोचदार फ्लेक्सिबल होती है और जिसमें सवारी को कहीं भी चढ़ाया जा सकता है और उतारा जा सकता है। यह सुविधा रेलों, जहाज़ों और वायुयानों से नहीं है, क्योंकि वायुयान में ये सब पॉसिबल नहीं है। सड़क परिवहन के दोष भी हैं, जो कि हम लोग देखते हैं। सड़क परिवहन में लंबी दूरियों को तय करने के लिए सड़कें भारी, सुरक्षित व सुविधाजनक नहीं होते। इसमें टाइम भी लगता है, ये ज़्यादा सुविधाजनक नहीं होती। टाइम फैक्टर जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज के युग में। आजकल सड़क यात्रा में समय भी ज़्यादा लगता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं। लोहा व कोयले जैसे भारी वस्तुओं को ढुलाई सड़क मार्गों से महंगी पड़ती है। सड़कों का यातायात ट्रैफिक बढ़ने से न केवल दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, बल्कि पर्यावरण का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। सड़क यात्रा रेल यात्रा का तुलना में महंगी भी पड़ती है। सड़क द्वारा यात्रा रात को सुरक्षित नहीं है। सड़कों पर दुर्घटनाएं और वाहन के खराब होने की संभावना रेलों की अपेक्षा अधिक होती है। सड़क परिवहन में वाहन के अंदर स्लीपर, टॉयलेट व कैंटीन की सुविधा भी नहीं उत्पन्न होती, इसलिए ये हमारे लिए थोड़ी समस्याएं लेके आती है और ये इसके कुछ दोष हैं। सड़क परिवहन के विकास में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफ़ी काम किया गया है। इस दिशा में पहला गंभीर प्रयास 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया था। इस समय राजवाड़ और ब्रिटिश भारत के बीच समन्वय कमी थी, जिस कारण यह योजना कामयाब नहीं हो पाई। 1947 में देश की सड़कों की कुल लंबाई 2.73 लाख किलोमीटर थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सड़कों की दिशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना सन 1961 में आरंभ की गई थी। इस योजना के बावजूद सड़कों का जो संकेंद्रण है वह नगरी और उनके आसपास के क्षेत्रों में ही हो रहा है। भारत में सड़कों का निर्माण कार्य
पिछले वर्षों से काफ़ी हो रहा है। 1944 से 1954 तक 10 वर्ष के बाद में सड़कों की लंबाई 2.65 लाख किलोमीटर से बढ़कर 4 लाख किलोमीटर हो गई थी। आसपास ही थी इसके, हम लोग लगभग इतनी ही थी। सड़कों का वर्गीकरण हम लोग करें तो निर्माण एवं रख रखाव की दृष्टि से भारत में सड़कों का निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये निर्माण रख रखाव विकास एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार का भूतल परिवहन मंत्रालय सड़कों का निर्माण राज्यों के लोक निर्माण विभाग भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग NHAI है, वो इसको देखभाल करता है तथा इसका निर्माण करता है और इसका टैक्स वगैरह सरकार को जाता है। अगर हम लोग ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण तथा रेलवे जंक्शनों को जोड़ते हैं। यहाँ महामार्गों की लंबाई लगभग 1951 में 19,700 किलोमीटर थी, जो 2019 में बढ़कर 1,42,000 किलोमीटर हो गई। राष्ट्रीय महामार्गों द्वारा सड़क परिवहन का लगभग 40% भाग यातायात में इस्तेमाल किया जाता है। चौड़ाई के अनुसार राष्ट्रीय मार्गों का वर्गीकरण करें, लंबाई के हिसाब से किया था, अब चौड़ाई के हिसाब से करें तो आपका टेबल इसमें अच्छा दिया हुआ है। इसमें लंबाई के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में 8,483 किलोमीटर है। इसके बाद राजस्थान में 7,906 किलोमीटर है, महाराष्ट्र में 7,934 किलोमीटर है, कर्नाटक में 6,502 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 5,193 किलोमीटर है, तमिलनाडु में 5,006 किलोमीटर के करीब है। प्रति 1000 व्यक्ति के आधार पर इसको अगर हम लोग निर्धारित करें तो इस आधार पर पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश का है, जो 1.8 लाख किलोमीटर है। राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजनाएं हमारे देश में शुरू की गई हैं, तो इसमें आर्थिक विकास की बढ़ावा देने के राष्ट्रीय महामार्गों का प्राधिकरण NHAI ने अनेक महामार्ग योजनाएं बनाई हैं, जो कि अभी अपना कार्य कर रही हैं। तो इन योजना को हम लोग डिस्कस जो है कल करेंगे, क्योंकि एक दिन में काफ़ी वजन हो जाता है आपके पास। तो हम लोग हमारा जो सिलेबस है बहुत ही कम रह गया है, तो एक दिन में ज़्यादा पढ़ा के मैं आपके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहता। तो आप लोग इसके डेटा जो है आप लोग नोट करते रहें। हो सकता है कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसके डेटा नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे। और इसके साथ साथ आप इसका मैप भी तैयार कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय मार्ग, जल मार्ग जो भी है, इनका मैप भी तैयार करें और आपको एग्ज़ाम में आप इसके मैप के साथ इसको आंसर दोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। ओके।